हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू सेशन ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। यहाँ पे हम एक नया टॉपिक सिलेक्ट करने वाले हैं। जैसे हमने पीछे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है लास्ट सेशन में। इसमें आपको ईआरपी यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया हुआ था। उसमें आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या है और आप किस तरह से उसके जो मेन पॉइंट्स है वो वर्कबुक में लिख सकते हो और जीटीयू में उसके किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपकी जो वर्कबुक में है वो फॉलो करिए। उसके अंदर जो भी आपको टास्क दिया गया है वर्कबुक के टास्क को ही फॉलो करना है। यहाँ पे मैं कोई टास्क दूंगा नहीं, यहाँ पे मैं सारे टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करूँगा और आपको जो मेन जीटीयू के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वर्कबुक से मिल जाएंगे। और जो हमारा लास्ट हर बार चैप्टर खत्म होता है उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसकी मैं आपको यहाँ पे रिव्यू दूंगा, यहाँ से भी आप ले सकते हो। लेकिन टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको पूरी वर्कबुक कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो चैप्टर नंबर 6 जैसे हमने स्टार्ट किया तो आप वर्कबुक में भी वो चैप्टर नंबर 6 लिखते जाइए और वहाँ पे आपके जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाए पूरे, तो वो पूरा पीडीएफ चैप्टर नंबर 6 की वर्कबुक में से लेके आप गूगल क्लासरूम में सबमिट करवा सकते हैं। तो यहाँ से हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एमएस प्रोजेक्ट। अभी एमएस प्रोजेक्ट का क्या रोल है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक होगा। लास्ट टाइम हमने एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया हुआ था। उसका जो भी प्लानिंग था उसके मैंने आपको एग्जांपल की तरह और उसके बेनिफिट्स और फीचर्स एप्लीकेशन सारे दिखाए थे। अभी यहाँ पे मैं एमएस प्रोजेक्ट एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। आपकी बुक में 3 या 4 पेज का है, तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ एमएस प्रोजेक्ट। तो मैं एमएस प्रोजेक्ट के बारे में पूरा यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा। आपको एग्जाम में इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एमएस प्रोजेक्ट पूछा जाता है तो वही आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एमएस प्रोजेक्ट के बारे में। चलिए, तो यहाँ से हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं प्रोजेक्ट के बारे में दिखाऊँ। फंडामेंटली व्हाट इज प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट आप अभी करते हो, ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। आप एक प्रोजेक्ट भी करो तो आपको भी पता होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट क्या है, एक प्रोडक्ट आप या कुछ सर्विस के लिए क्रिएट करने वाले हो। जैसे आपने कोई मॉडल बनाया है या फिर आपने कुछ प्लानिंग की हुई है कि हम इस तरह से वर्क करेंगे और इस आइडिया आपने डेवलप किया हुआ हो, तो एक यूनिक सर्विस या यूनिक प्रोडक्ट आप बना रहे हो। जैसे कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, किसी ने सोलार के ऊपर प्रोजेक्ट किया हुआ है, किसी ने स्प्रे वो पेस्टिसाइड फार्मिंग के ऊपर प्रोजेक्ट किया हुआ है पेस्टिसाइड स्प्रे के बारे में। तो आपको पता है कि आप कुछ प्रोडक्ट डेवलप करने वाले हो, तो दैट इज़ योर प्रोजेक्ट, वो आपको पता है। प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, पूरा उस प्रोजेक्ट का नॉलेज चाहिए होता है। उसमें आपको पूरे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। जैसे कि बहुत लोग हैं वेल्डिंग, कटिंग, फिटिंग के लिए रिसोर्सेज फाइंड करते हैं। उसके लिए आपको टाइम के साथ फंड भी चाहिए होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, कितना भी आप खर्च कर सकते हो। उसके बाद प्लानिंग, उसकी मॉनिटरिंग, उसके अंदर कितनी कंट्रोलिंग आपको करनी पड़ेगी, तो वो पूरी आपको पास होनी चाहिए। और एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको बनाना होता है उसके बेस पे। तो व्हाट इज दिस इज, तो इसके बेस पे आपको प्रोजेक्ट डिफाइन किया जाता है। ये सारे क्राइटेरिया हैं। जो भी आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो तो आपको कौन से क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हो। टास्क जो नॉन रूटीन और इन्वॉल्व, अचानक कोई भी टास्क आ सकता है आपके प्रोजेक्ट में, आपको डिफाइन नहीं किया होगा लेकिन आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। प्लानिंग जरूरी है। कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले पता है कि प्रोजेक्ट में कब से आपको प्रोजेक्ट मिला हुआ है, लेकिन आपको कितने दिन अभी तक लग गए कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने में, तो आपको प्लानिंग जरूरी है करने में। कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, वो बनाने के लिए आपको कोई ऑब्जेक्टिव चाहिए कि वो किस लिए आप बना रहे हो, तो वो भी आपका एक प्रोजेक्ट का मेन एम हो गया। कितना टाइम उस प्रोजेक्ट के ऊपर दोगे, तो वो भी आपका, आपने लास्ट टाइम मैंने वो आपके जो भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में आपने पढ़ा है, तो सीपीएम पट में भी प्रोजेक्ट के मैंने रिगार्डिंग एग्जांपल्स करवाए थे, तो उसके बेस पे भी ये वर्क करेगा। वर्किंग इज कैरी आउट ऑफ द सम अदर देन योरसेल्फ। तो आपके अलावा कितने आपके अंडर काम कर रहे हैं वो भी आपको देखना पड़ेगा। कोई स्पेशलिज्म इसकी ज़रूरत है, यानी कि कोई स्पेशलिस्ट अपने प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूरत है। जैसे कि आपको भी कटिंग फिटिंग नहीं आती है तो कोई स्पेशलिस्ट बुलाना पड़ेगा कटिंग फिटिंग के लिए। पूरा वर्क ग्रुप बनाना पड़ेगा कि किसके बेस पे आप काम करते हो, कौन आपका ग्रुप है, टास्क डेवलप करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको मिला के एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। अभी मैनेजमेंट तो आपको पता है कि प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है। अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, दैट इज योर ऑर्गेनाइजेशन, कि क्या आपको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को आप देखने चाहो
तो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मॉनिटरिंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रोजेक्ट प्लानिंग में आगे समझा दिया है। ठीक है, हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल की तरफ बढ़ते हैं कि इसमें कौन सी स्किल जरूर है। तो आपको पता होगा कि जब भी प्रोजेक्ट हम डिसाइड करते हैं तो एक लीडर को डिसाइड करते हैं, दैट इज योर लीडरशिप। कौन लीडर लेगा कोई भी प्रोजेक्ट का? अगर हम आपकी बात करें तो आप 5 में से एक तो लीडर होगा ही। ठीक है, तो वो होता है लीडरशिप के, कौन पूरे प्रोजेक्ट को लीड करेगा। उसके बाद होता है कम्युनिकेशन। तो 5 जो स्टूडेंट्स है उनके बीच में एक स्किल कैसी है कम्युनिकेशन की, कांटेक्ट किस तरह से कर रहे हैं। 3 लोग काम करते हैं, 2 लोग नहीं करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथड कौन से सिलेक्ट करते हो? बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथड्स है। अगर आप एक प्रोजेक्ट करते हो तो 3-4 प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपको वहाँ पे मिल जाती है, लेकिन आप एक यूनिक मेथड सिलेक्ट करोगे जिससे आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिले। नहीं होगी, जो भी आप काम करते हो तो उसको आपको ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करना चाहिए जिसके अंदर काम करते हो, मॉनिटरिंग करना चाहिए, और सारी टेक्निक्स को, जो भी टेक्निक्स यूज़ करते हो तो उसके जो भी एक्सपर्ट्स है उसको भी रिफर करना चाहिए। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 3 होते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो सॉफ्टवेयर से हैंडल होता है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर मैनेजमेंट। यानी कि सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट दैट इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम, जो पूरे सेंटर को हैंडल कराता है। तो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? इट इज अ एम टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर इज डिलीवर ऑन अ टाइम विच विदिन द बजट एंड शेड्यूलिंग द कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कस्टमर। कोई भी कस्टमर्स है उसको आपको कोई भी प्रोडक्ट देना है तो वो प्रॉपर टाइम पे दे रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, उसके बजट के अंदर आ रहा है और प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर दे रहा है, वो सॉफ्टवेयर आपको दिखाएगा कि आपका प्रोडक्ट कितना डिले है, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितना ऊपर नीचे है, तो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज योर MS प्रोजेक्ट। उसके बाद आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विद द अदर प्रोजेक्ट्स। तो दूसरे अलावा आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में क्या है वो बेनिफिट्स? इनविजिबिलिटी विद फिजिकल एयरक्राफ्ट, मेजरिंग प्रोसेस। तो ये आप क्या देख सकते हो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कहाँ पे प्रोग्रेस की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स यानी कि सॉफ्टवेयर जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो आप, तो वो कितना प्रोडक्ट है, उसका कॉम्प्लिसिटी यानी कि कॉम्प्लेक्स कितना है, मूंझवण कितनी है वो प्रोडक्ट्स में, आपको कितनी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे आ रही हैं, वो आप निकाल सकते हो। वो प्रोडक्ट में कुछ भी मॉडिफाई करना हो, यानी कि 4-5 चीज़ों को यहाँ वहाँ करना हो, तो आप इजीली इसके बेस पे, सॉफ्टवेयर से बेस पे कर सकते हो। अभी जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट फेजेस पे डिवाइड होते हैं। चलिए, डिज़ाइन, मॉडलिंग, कास्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन, वो सारे प्रोजेक्ट पे डिवाइड होते हैं। उसके बेस पे उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बनती है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। टेक्नोलॉजिकल लाइफ साइकिल एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको पता होगा, तो आगे आपको पता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैंने शायद चैप्टर नंबर 1 में आ चुकी है, तो इसका भी इम्पोर्टेंस इतना ही है। तो ये मार्केट में आएगा, मार्केट में जो प्रोडक्ट है वो कितना आपका अलग अलग फेज पे डेवलपमेंट होगा वो आपको देखना है। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट के फेस हैं, आपकी बुक में नहीं दिए हैं, लेकिन ये यहाँ पे दिए हुए हैं। ये इतनी डिटेलिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट पूरा रखा गया है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें सेम है। देखो, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट यानी कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर आपने दिखाया है तो कौन सा कॉन्सेप्ट आपने, जैसे रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट कौन सी है, तो सपोज आपको रिक्वायरमेंट एनालिसिस दिखानी पड़ेगी, डिज़ाइन आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी, डिटेल डिज़ाइन मैंने पहले भी बोला था आगे के चैप्टर ERP में। डिटेल डिज़ाइन क्या होती है? जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी डिज़ाइन आप सॉफ्टवेयर में पुट करो, उसकी कोडिंग करो, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करो, यानी कि क्वालिटी इंश्योरेंस होता है कि उसकी जो सिस्टम है वो कितनी एक्योर है, फिर प्रोडक्शन की तरफ बढ़ो। तो देखो, इम्प्लीमेंटेशन जो भी आपने काम किया है, क्वालिटी इंश्योरेंस यानी कि सिस्टम टेस्टिंग के लिए, प्रोडक्शन और ऑपरेशन अगर आपकी ओके है तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके प्रोजेक्ट के फेज काम करते हैं। पर्पस क्या है? पर्पस है प्रोजेक्ट का कि जो भी आपको काम दिया गया है वो शेड्यूलिंग और बजट के अकॉर्डिंग हो, यानी कि कम्युनिकेशन अच्छा हो, कंटिन्यूसली मीटिंग हो, कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ होते हो, ऑथेंटिकेशन हो काम का, कीपिंग रिकॉर्ड्स यानी कि कितना खर्च हो रहा है, कितना खर्च बाकी है, टेस्टिंग हो, और सारे चीज़ों पे ऊपर कंट्रोल हो। और उसके बाद ही अगर आप अच्छे से, आपको पता है कि ओवर बजट जा रहा है वर्क या फिर बजट पे जा रहा है, आपको पता हो तो कोई भी काम स्टार्ट कर देते हैं और काम बीच में अटक जाता है, यानी कि वो ओवर बजट हो गया, उसका कुछ भी शेड्यूलिंग और बजटिंग नहीं था।
क्योंकि उसने काम स्टार्ट कर दिया, 5 करोड़ का काम सपोज स्टार्ट कर दिया है, कोई भी बिल्डिंग या रोड बन रहा है और शेड्यूलिंग कर दिया है कि 5 करोड़ का काम हमको करना है, आधा काम हुआ और बीच में अटक गया। आपने बहुत बार देखा होगा, क्यों? क्योंकि उसने बजट के ऊपर काम नहीं किया, उसके पास जितना बजट था उसके बेस पे उसने काम नहीं किया, इसलिए उसका जो काम था वो अटक गया। तो इस तरह से उसको आपको देखना है। ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो आगे के चैप्टर नंबर 1 में टेक्नोलॉजिकल और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आया था, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था कि कॉन्सेप्ट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और क्लोजिंग, ये आपके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल है। डेफिनेशन यानी प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए 5% खर्च करो आप, 20% एनालिसिस के ऊपर लगाओ, डिज़ाइन, टेस्टिंग, बिल्डिंग्स वो 60% मैक्सिमम एग्जीक्यूशन के ऊपर लगाओ और क्लोजिंग के ऊपर 50% लेकर लगाओ। यानी कि ओवरऑल आपका 90 to 90% प्रोजेक्ट का जो काम होता है वो इसके ऊपर होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी आगे के जो भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो क्वेश्चन में समझा दिया है। ये सारे फेज हैं तो इसको मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग और वो जो भी है वो आपको आगे नहीं आएंगे, तो यहाँ पे आपकी बुक में भी नहीं दिए हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि जो भी आप काम करते हो उसमें 3 है, टाइम, बजट और क्वालिटी। मैंने पहले भी बोला था कि कॉस्ट के ऊपर काम करो, कितना खर्च हो रहा है, कितना टाइम लगेगा, यानी कि बजट कितना लगेगा, कितना कंज्यूम करेगा टाइम, और कितनी क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हो, यानी कि क्वालिटी कैसे दे रहे हो वो भी देखनी है, कितना टाइम पे दे रहे हो और कितने कॉस्ट इसके ऊपर खर्चा कर रहे हो। तो ये 3 कंस्ट्रेंट के ऊपर काम करोगे तो जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि कॉस्ट है 5 लाख का है, क्वालिटी कैसी है, तो क्वालिटी है वो मीडियम है, स्मॉल है या फिर हायर क्वालिटी है, और टाइम कितना लगेगा 2 महीने। तो इतनी चीज़ों को डिफाइन करके उसके ऊपर काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा काम है वो एज पर वर्क हो रहा है कि नहीं। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कॉस्ट, टाइम के बेस पे हमने एक एग्जाम्पल किया हुआ था CPM पट का, उसमें कितना खर्च हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम के ऊपर वो CPM पट आपको दिखा रहा था कि कितना टाइम वो लेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए। तो उस मेथड से आप टाइम निकाल सकते हो, कॉस्ट कैलकुलेशन आप प्रीवियस अकाउंटिंग करके निकाल सकते हो, और क्वालिटी तो आपको टेस्टिंग से ही पता चलेगी कि कैसी क्वालिटी दे रहे हो। तो इस टाइप से आपको प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करना है। तो आई होप कि आपको सारे MS प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग सारे समझ में आ गए होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और आपको GTU में भी पूछा गया है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपको वर्कबुक में भी लिखना है। इसमें कुछ डाउट और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।